हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को हम इन डिटेल देखेंगे कि इस सेक्शन के अंदर हमें क्या दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 186 जो इंटर कॉर्पोरेट लॉन्स के बारे में बात करता है। इसके अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर क्या कहा है, हर एक सबसेक्शन को हम इन डिटेल समझेंगे क्योंकि काफ़ी सारे सबसेक्शन है, तो उनको हमें आराम आराम से समझना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा। तो बेसिकली जो सबसेक्शन 1 है, जो सेक्शन 186 का सबसेक्शन 1 है कंपनी एक्ट का, इसने ये हमें ये बोला कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ हम कैसे कर सकते हैं, 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कंपनीज कौन सी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होनी चाहिए जिनकी बात हो रही है। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती है, जिनका ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि वो दूसरों के शेयर्स को एक्वायर करेंगे, उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उन्हीं को हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज बोलते हैं। तो उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला सेक्शन 86 के सबसेक्शन 1 ने कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू इन्वेस्टमेंट ओनली थ्रू 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। बट इसकी एक्सेप्शंस भी हमें यहाँ पे दे रखी है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे हम इसको अगर इस इलस्ट्रेशन से समझे, मान लीजिए आपके पास ये ए लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड अगर आगे बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करती है या इसके थ्रू इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, तो ये अलाउड है कि अगर ए लिमिटेड होल्ड कर रही है 51% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, देन दिस इज अलाउड। व्हाई? बिकॉज दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमें अलाउड होती है। बट इफ बी लिमिटेड नाउ इज इन्वेस्टिंग इन अनदर कंपनी दैट इज सी लिमिटेड, सो इन दिस सिनेरियो इट इज ऑल्सो अलाउड। व्हाई? बिकॉज इट इज सेकेंड लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी क्या कर रहा है, बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है 51% शेयर्स इन सी लिमिटेड। तो यहां तक तो अलाउड है, इसने बोला यहां तक अलाउड है कि 2 लेयर्स तक आप कर सकते हो। यही बोल रहा है कि फर्दर द एक्ट स्टेटेड कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट ओनली थ्रू 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, की आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज तक कर सकते हो। लेकिन अगर अब आगे सी लिमिटेड नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहेगी तो वहां पे क्या बोल रहा है, इन सच केस ए लिमिटेड इज नॉट अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू सी लिमिटेड। तो यहाँ पे अब सी लिमिटेड आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब ए लिमिटेड 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज को क्रॉस कर देगी। ऐसा क्यों किया गया है, इस कंसेप्ट को क्यों डाला गया है? बेसिकली इस कंसेप्ट को इसलिए डाला गया है क्योंकि हमें पता चल सके कि एक कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है। अब मान लीजिए ए लिमिटेड बी में करती, बी लिमिटेड सी में करती, सी डी में करती, डी ई में करती, ई एफ में करती, एफ जी में करती, जी एच में करती, एच आई में करती, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनली कंपनीज को मैनेज कौन कर रहा है। तो इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि आप सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज को यूज कर सकते हो आगे इन्वेस्ट करने के लिए, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो इसके आगे अलाउड नहीं होगा। हाँ, अगर सी लिमिटेड करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 का वायलेशन कर दोगे, और फिर इसी सेक्शन के अंदर दे रखा है कि अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो उसका क्या आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस यही रहता है कि जो भी पर्सन डिफॉल्टर होते हैं जिनके कारण ये हुआ होता है, उनके ऊपर 25,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक की पेनल्टी लगती है, 2 साल जेल जाना पड़ सकता है। कंपनी के ऊपर 25,000 से लेके 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सिर्फ हमें 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज तक अलाउड है, इससे आगे अलाउड नहीं है। लेकिन अब हमें बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है जिसके लिए ये सारी बात हम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही यही होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो दूसरी कंपनीज के शेयर्स एक्वायर करेगी, डिवेंचर्स एक्वायर करेगी, या किसी और तरीके की सिक्योरिटीज को एक्वायर करेगी, उन्हीं को हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज बोलते हैं। लेकिन सेक्शन 186 सबसेक्शन की एक्सेप्शन भी हमें इसके साथ ही दे रखी है। वो क्या एक्सेप्शन है कि कहाँ पे ये जो 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली बात है वो अप्लाई नहीं होगी। तो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, अगर एक कंपनी एक्वायर करती है एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो तो उस सिनेरियो के अंदर आपके ऊपर ये जो सेक्शन 186 का सबसेक्शन 1 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सच इन्वेस्टमेंट हैज सच कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन सब्सिडरीज बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री। तो आप बाहर कर रहे हो तो वहाँ पे आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बी लिमिटेड में किया, वो बी लिमिटेड बाहर की कंपनी थी, बी लिमिटेड आगे 10 कंपनियों में आगे और इन्वेस्टमेंट कंपनी में आगे इन्वेस्ट कर रही है, तो दैट डजंट मैटर, बिकॉज वहाँ की जो कंट्री का लॉ है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। और दूसरा, a subsidiary company from having an investment subsidiary for the purpose of meeting the requirement under any law, rule, regulation frame under any law for the timing in force। यानी कि अगर आपको कोई और लॉ अलाउ कर रहा है इस चीज़ के लिए तो फिर उस लॉ के हिसाब से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो इन दोनों के अलावा आपको 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से आगे इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ जो सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 है वो स्पेसिफाइड जो IFSC पब्लिक कंपनीज होती है और प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होता। तो इन दोनों पे भी अप्लाई नहीं होता, और ये 2 एक्सेप्शंस इसकी आ जाती है जहाँ पे
जो सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। अब लिमिट्स बता रखी है हमें लोन्स की, गारंटीज की, सिक्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट की सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 के अंदर। अब ये लिमिट्स किस चीज़ की है कि कंपनी को कितना अलाउ होता है कि वो आगे लोन दे सकती है या गारंटी दे सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। तो सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नो कंपनी, हर एक कंपनी को यहाँ पे बोल दिया, अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं छोड़ी, कोई भी कंपनी यहाँ पे होगी तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या नहीं करेगी, लोन नहीं देगी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, या फिर गारंटी नहीं देगी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी किसी लोन से रिलेटेड कि भाई हाँ मैं सिक्योरिटी दे रही हूँ कि इसको आप लोन दे दो, ऐसा कुछ नहीं करेगी किसी व्यक्ति के लिए या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए रोका गया है। एंड तो ये तो हो गया देने वाली बात। ये क्या हो गया, अक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज द सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, की हम किसी और की सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, परचेज नहीं करेंगे या किसी की सिक्योरिटीज एक्वायर नहीं करेंगे किसी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट की। कितने तक कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि 60% से ऊपर नहीं करेंगे। किस चीज़ का 60%, जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है, इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा इसके 60% से ज़्यादा हम किसी और की सिक्योरिटीज या ये सारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए मना किया गया। या फिर दोनों में कंपेयर करना है, या तो 60% इन तीनों का निकाल लो या फिर 100% निकाल लो फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का। दोनों में से जो सा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि अब अगर आपका ये कैलकुलेट करके 20 आ रहा है जो भी कैलकुलेशन होगी, और फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 100% जो है 30 आ रहा है, तो यानी कि आप 30 से ज़्यादा के अमाउंट के किसी भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज परचेज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए मना किया गया। लेकिन ये जब सबसेक्शन 3 देखेंगे तो वहां पे दिया गया है कि इसकी भी एक्सेप्शन आ जाती है कि कब आप ये सारी चीजें कर सकते होते हो। दिस सेक्शन मैंडेट अ कंपनी टू मेक इन्वेस्टमेंट ओनली थ्रू 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट इज अ इन्वेस्टर कंपनी विच शैल बी हेल्ड लायबल इन केस ऑफ एनी वायलेशन। सो अगर कोई वायलेशन होगा तो जो इन्वेस्टर कंपनी, यानी कि जो अभी ऊपर एग्जांपल देखा था, ए ने बी में किया, बी ने सी में किया, तो यहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट होता है आगे तो जो इन्वेस्टर कंपनी है वो यहाँ पे लाइबल हो जाएगी, दैट विल बी हेल्ड लाइबल in case of violation. So it is prudent and advisable that investee company means in which or the company which is getting investment, यहाँ पे जैसे B कंपनी इन्वेस्टी कंपनी है, तो टू सीक डिक्लेरेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो यही क्या करे, इससे डिक्लेरेशन ले ले कि उसने जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 layers से ऊपर नहीं किया है, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि भाई कल को कोई पंगा ना पड़े। और ये तो हमने देख लिया, जैसे सबसेक्शन 1 IFSC पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता, इसी तरीके से सबसेक्शन 2 ये जो तीनों बातें हमने देखी हैं वो IFSC पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। देन सबसेक्शन 3 आता है। ये क्या बोलता है कि जो बात आपने सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ी ना, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इसके अंदर क्या बोल दिया कि एम्पावर अ कंपनी टू गिव लोन। तो वहाँ पे जो तीनों चीज़ आप कर रहे थे, लोन दे रहे थे, गारंटी दे रहे थे या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे या इस तरीके की कोई भी एक्विजिशन कर रहे थे, लिमिट से बियॉन्ड अगर आप करना चाहते हो, जो 60% 100% वाली लिमिट थी, अगर वो तीनों में से कोई भी काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स का। और वो अप्रूवल भी कैसा होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 वाले काम थे, 186 सबसेक्शन 2 वाले काम है वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो वाले काम नहीं कर सकते। उन लिमिट्स पे रह के आप काम कर पाओगे। अगर आपको वो करना है तो देन यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन योर जनरल मीटिंग, देन यू आर अलाउड टू डू ऑल दोस वर्क। दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर प्रायर अप्रूवल। आप पहले का अप्रूवल ले रहे हो, उसके बाद आप ये चीजें कर रहे हो। लेकिन अगर आप होली ओन सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, इन सब के अंदर करते हो तो वहां पे ये चीज वैसे अपने आप ही एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है। और ये सबसेक्शन भी वही IFSC पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। सबसेक्शन 2 भी अप्लाई नहीं हुआ, सबसेक्शन 1 भी अप्लाई नहीं हुआ, सबसेक्शन 3 भी अप्लाई नहीं हुआ। देन यहाँ पे सबसेक्शन 4 के अंदर बताया कि अगर कोई लोन, गारंटी या ये सब चीज़ें करी हैं आपने, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर कोई कंपनी इस तरीके की चीज़ कर रही है तो उसको ये सारी चीज़ें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, फुल पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, जो भी लोन दिया, इन्वेस्टमेंट करी, कहाँ पे भी गारंटी दी, जो भी चीज़ें करी वो सारी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फुली डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी एज पर सबसेक्शन 4। और जब आप ये चीज़ें कर रहे होगे तो आपको एक नोटिस भेजना पड़ता है जनरल मीटिंग का। तो उस नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के अंदर जब आप रेजोल्यूशन पास करोगे, जो भी अपने सबसेक्शन 3 के अंदर देखा था, उस रेजोल्यूशन के अंदर आपको ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है। आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आपकी क्या लिमिट्स हैं जिसको आप क्रॉस कर रहे हो, जिसके कारण आपको ये अप्रूवल लेनी पड़ रही है, ठीक है, जो 60% 100% वाली है। और उस बॉडी कॉर्पोरेट की डिटेल दोगे जिसके अंदर भी आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है इस प्रपोजल को मीट करने का, और जो भी डिटेल्स बाकी हैं वो सारी आपको
देनी पड़ेंगी सबसेक्शन 4 के अंदर। तो ये सबसेक्शन 4 तक हो गया। देन सबसेक्शन 5 आता है, अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हो, मान लो आपने पहले कोई लोन ले रखा है, अब आप इस तरीके की चीज़ दोबारा कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। किसकी? एक तो बोर्ड की लेनी पड़ती है और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपने कोई डिफॉल्ट वगैरह कर रखा है पहले से, आप दोबारा ये चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बोलेगा तो पहले का तो इंटरेस्ट चल नहीं रहा और अभी इसके अंदर एंटर हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी कंपनी शैल टेक कंसेंट ऑफ all the directors present in the board meeting and prior approval of public financial institution concerned where the term loan is subsisting। पहले से ही कोई टर्म लोन पेंडिंग है तो वहां पे आपको सारे डायरेक्टर्स की और उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, गिविंग लोन और गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो इन काम को करने से पहले आपको ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रायर अप्रूवल कब लेनी पड़ती है? पहली बात, अगर एग्रीगेट्स ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सो फॉर जो भी आपने अभी तक लोन वगैरह किए हैं या इन्वेस्टमेंट जो भी की है, द अमाउंट विच गारंटी और सिक्योरिटी सो फॉर प्रोवाइडेड टू एंड कलेक्ट अदर बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट लोन्स और गारंटी सिक्योरिटी प्रपोज टू बी मेड और गिवन एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। तो जो वो लिमिट्स देखी थी ना 100% वाली और 60% वाली, तो वो उस लिमिट को आप एक्सीड कर रखे हो। पहली चीज़ तो ये होनी जरूरी है। दूसरी कि आपने क्या कर रखा है, डिफॉल्ट कर रखा है पेमेंट ऑफ लोन के अंदर, या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट कर रखा है तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको ये करना जरूरी होता है। प्रायर अप्रूवल बोर्ड की लेनी होती है और प्रायर अप्रूवल उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लेना होता है कि अपना इंटरेस्ट तो दे नहीं पा रहे, सामने वाले से इंटरेस्ट लेना चाहते हो आप। एग्जाम्पशंस होली ओन सब्सिडरी कंपनी, लेकिन जो होली ओन सब्सिडरी कंपनीज है उनको एग्जाम्पशन दे रखी है। देन यहाँ पे सेक्शन 186 सबसेक्शन 6 आता है जिसके अंदर ये बोला है कि जो कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट के हिसाब से 1992 के हिसाब से, उनके ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होती, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। तो ये सब उनको मना नहीं है कि नो कंपनी वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगी जो भी रजिस्टर्ड है सेक्शन 12 ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर और कवर्ड है और किसी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी के अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है सेबी के हिसाब से, वो शेल टेक एनी इनकॉर्पोरेट लोन और डिपॉजिट, तो ये काम नहीं करेंगी इन एक्सेस लिमिट्स ऑफ स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू सच कंपनी। तो वो 100% 60% वाली लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती किसी भी हालत में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी नहीं कर सकती अगर वो कंपनी सेक्शन 12 के अंदर कवर है सेबी एक्ट के। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन क्या होगा, तो जो लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट लेंगे वो किस हिसाब से होगा, जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, जैसे 1 ईयर के ऊपर गवर्नमेंट क्या दे रही है, 3 ईयर वाले पे गवर्नमेंट क्या दे रही है, 5 ईयर 10 ईयर वाले पे, तो वही यहाँ पे आपका भी इंटरेस्ट रहेगा। अगर कोई डिफॉल्टर कंपनी है तो वहाँ पे कोई लोन का हिसाब नहीं रहेगा। नो कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन शेल गिव एनी लोन, कि भाई तुम अपना तो कर नहीं पा रहे, तुम अब लोन देना चाहते हो या कोई गारंटी नहीं दे सकते या सिक्योरिटी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, एक्विजिशन नहीं कर सकते जब तक कि उनका डिफॉल्ट सबसिस्ट कर रहा है। पहले अपना लोन तो दे लो तब किसी और को आगे लोन देना, तभी तो इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात हो रही है। देन आपको एक रजिस्टर ऑफ लोन भी बनाना है जो कि फॉर्म MBP 2 के अंदर बनता है। ठीक है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें सेपरेटली लिखनी है कि लोन क्या है, क्या गारंटी दी है, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी होती है। और ये कहाँ पे कैप्ट किया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का वहाँ पे रखा जाएगा और इसको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा। 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक 8 ईयर्स वाले होते हैं, एक परमानेंट वाले होते हैं। तो ये परमानेंट प्रिजर्व वाला है, इसको आपको हमेशा प्रिजर्व करके रखना है। और ये किसकी कस्टडी में रहेगा, या तो कंपनी सेक्रेटरी के या फिर जो भी पर्सन बोर्ड ऑथराइज करेगा उसकी कस्टडी में रजिस्टर रहेगा। फिर जो एंट्रीज होंगी इस रजिस्टर के अंदर, चाहे मैनुअल हो रही हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हो, वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा कंपनी के या फिर जो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया उसके थ्रू, तभी इसके अंदर एंट्रीज होंगी। और इसके जो एक्सट्रैक्ट हैं रजिस्टर के वो इंस्पेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहेंगे, इसकी कॉपीज ली जा सकती हैं मेंबर्स अगर उनको मांगते हैं तो, और जो भी फीस लगेगी वो फीस मेंबर्स को देनी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है, और 10 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं होगी, एक पेज के लिए आप 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मांगोगे। तो ये चीज़ रजिस्टर के रिगार्डिंग हो गई। सेक्शन 186 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो सबसेक्शन 11 के अंदर बता रखा है। सबसेक्शन 1 तो देखो हर जगह अप्लाई होगा, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जितने हमने सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 10 तक पढ़ा है वो किन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर कोई भी लोन दिया जाता है, गारंटी दी जाती है, कोई भी इस तरीके की चीज़ की जाती है किसी बैंकिंग कंपनी के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो इन सब के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि उनका तो मेन काम ही है, तो उनके ऊपर आप ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर की जाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर करती है,
मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 62 इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ राइट इशू। राइट इशू के केस में होता है, या फिर अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस तरीके की चीज़ करती है जिसका मेन काम ही यही है, तो इन 3-4 लोगों के ऊपर जो जितने भी सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 10 है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। और फिर पेनल्टी आ जाती है अगर आप इसको कॉन्ट्रवीन करते हैं। सबसेक्शन 13 के अंदर ये बोलता है कि अगर एवरी कंपनी विच कॉन्ट्रवीन द प्रोविजंस, तो उनके ऊपर कितना फाइन लगेगा, जो कि नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। तो 25,000 से लेके 5 लाख तक का कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है, और जो ऑफिसर्स जिनका भी डिफॉल्ट हुआ होगा उनको 2 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का उनके ऊपर भी फाइन लग सकता है। तो ये पेनल्टी रहेगी अगर सेक्शन 186 को वॉयलेट किया जाता है। तो सेक्शन 186 में इतना ही है। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि सेक्शन 186 के अंदर क्या दे रखा है। देन इसने मीनिंग भी बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो हम देख रहे थे ना सब सेक्शन 1 के अंदर। तो इसका मीनिंग वही रहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी शेयर्स के अंदर, शेयर वारंट्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सेक्शन 186 का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 186 क्या है, किस बारे में बात करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।